सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विश्लेषण विधि क्या होता है वह संश्लेषण विधि क्या होता है। विश्लेषण व संश्लेषण विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। एनालिसिस व सिंथेसिस मेथड के बारे में। ये लॉन्ग में आता है और शॉर्ट में भी आता है। या तो आपसे दोनों ही पूछ लेंगे कि विश्लेषण व संश्लेषण विधि पर विश्लेषण व संश्लेषण विधि का वर्णन कीजिए, या फिर विश्लेषण विधि के बारे में खाली पूछ लेंगे बीएड एग्जाम में, या फिर खाली संश्लेषण विधि के बारे में पूछ लेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले विश्लेषण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ विश्लेषण क्या होता है। एनालिसिस मेथड इसे हम बोलते हैं विश्लेषण। तो विश्लेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टुकड़ों में तोड़ना। विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसे उसके टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। तो अगर एक शिक्षक अपने कक्षा में विश्लेषण विधि का प्रयोग करता है तो वह किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ेगा, या बच्चे किसी चीज को टुकड़ों में तोड़कर देखेंगे। सीधा सीधा सा मतलब है, इतना तो आप समझ ही पाए होंगे। अब उदाहरण देखकर समझिए। मान लेते हैं बच्चे समझना चाहते हैं कि यह फैन कैसे चलता है, कैसे काम करता है। रोज देखते हैं कि उनकी छत पर एक फैन चल रहा है, लेकिन बच्चों को नहीं पता कैसे चल रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। तो बच्चे क्या करेंगे? विश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे। इस फैन को इसके टुकड़ों में तोड़ेंगे और एक एक टुकड़े में तोड़कर उन टुकड़ों का अध्ययन करेंगे कि अच्छा यह मोटर है, यह घूमती है, ये मैग्नेट लगी हुई है, इसमें कैप में मैग्नेट से घूमती है, ये हुक है, ये कंडेंसर है जो घुमाता है, कंट्रोल करता है, ये कवर है, ये अलग हुक है जिस पर फैन हमारा टंगा रहता है, ये बैरिंग है जो घूमने में सपोर्ट करते हैं। तो इससे बच्चों को पता चल जाता है कि यह पंखा कैसे घूमता है, इसकी कार्यप्रणाली कैसी है। तो इससे बच्चों को पंखे के बारे में ज्ञान हो जाता है। तो ये हमारी कौन सी विधि हुई? विश्लेषण विधि हुई। विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं? किसी भी तथ्य को, किसी भी चीज को, किसी भी समस्या को उसके टुकड़ों में तोड़ते हैं और उन टुकड़ों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। इससे उस समस्या के बारे में हमारी जानकारी बढ़ जाती है, उस समस्या का हमें पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान का प्रयोग हम उस समस्या के समाधान के लिए करते हैं। मान लेते हैं हम बच्चों को कोई समीकरण दे देते हैं। अगर मैथ की हम बात करते हैं, मैथ वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 2xy z y² इज इक्वल टू 0। हम कह देते हैं बच्चों को कि इसे प्रूफ कीजिए। ये मैथ की समस्या हमने दी, और बच्चे अब क्या करेंगे? विश्लेषण विधि का प्रयोग कर इसका समाधान करेंगे। विश्लेषण विधि का प्रयोग बच्चे कैसे करेंगे? सबसे पहले इस x² को लेकर चलेंगे, इसका तोड़ फोड़ करेंगे, इसके बारे में पूरी रिसर्च करेंगे, इसका क्या मतलब है। फिर y² को लेकर चलेंगे, फिर ये जो लिखा हुआ है 2xy z y², इसको अलग लेकर चलेंगे, इसका तोड़ फोड़ करेंगे। तो बच्चे जो समस्या है उसे अलग अलग भागों में तोड़ रहे हैं, उन अलग अलग भागों पर अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है बच्चों को उससे समस्या का समाधान कर रहे हैं। यह कौन सी विधि हुई? विश्लेषण विधि हुई। विश्लेषण विधि में हम किसी भी तथ्य को, किसी भी समस्या को उसके भागों में तोड़ते हैं और अलग अलग भागों का अलग अलग अध्ययन करते हैं, जिससे हमें उस समस्या का ज्ञान हो जाता है, और उस ज्ञान से हम उस समस्या का समाधान करते हैं। ये हमारी विश्लेषण विधि होती है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। गणित के क्षेत्र में विश्लेषण विधि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध विधि है। विश्लेषण विधि का प्रयोग गणितीय समस्याओं का हल खोजने के लिए किया जाता है। विश्लेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खंड करना या छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। तो मैं बता चुका हूं कि विश्लेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खंड करना, किसी चीज को उसके हिस्सों में तोड़ना। अर्थात इस विधि में किसी समस्या को पहले उसके छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, उसके बाद उन भागों के बारे में अलग अलग अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है तथा उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो विश्लेषण में हम क्या करते हैं? किसी भी समस्या को, किसी भी चीज को, किसी भी तथ्य को उसके भागों में तोड़ते हैं। जितने भी टुकड़े हम कर सकते हैं उन टुकड़ों को करते हैं, और उसके बाद अलग अलग उस पर रिसर्च करते हैं अपनी। अतः किसी भी तथ्य को उसके भागों में तोड़कर उनका अध्ययन करना विश्लेषण विधि कहलाता है। जैसे छात्रों का किसी फूल को समझने के लिए उसे उसके भागों में तोड़कर देखना। अब बच्चे जानना चाहते हैं कि यह फूल कैसा है, क्या है, या फूल में क्या होता है, फूल के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हैं बच्चे, या शिक्षक बच्चों को फूल की जानकारी प्रदान करना चाहता है। तब शिक्षक क्या करेगा? उस फूल को अलग अलग भागों में तोड़ेगा, उसकी पत्तियां दिखाएगा, देखो ये पत्तियां हैं, पत्तियां ऐसे काम करते हैं, बीच में पराग होता है, पोलन बोलते हैं, उसके बीच में एक स्टिग्मा होता है, उस पे हल्के हल्के फूल लगे होते हैं, नीचे डंठल होती है, ये होता है, इसका ये काम होता है, इससे ये होता है। तो इस तरह से अगर शिक्षक बच्चों को विश्लेषण विधि का प्रयोग कर बताता है तो बच्चों को फूल के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। तो ये हमारी विश्लेषण विधि होती है, आसान सी होती है, समझ पाए होंगे आप इसका अर्थ। एक परिभाषा दे सकते हैं हम
एम के मंगल के अनुसार विश्लेषण विधि उस विधि को कह सकते हैं जिसमें किसी भी समस्या की तह तक पहुंचने और सुविधापूर्ण हल करने के दृष्टिकोण से हम उसे छोटे छोटे भागों में व्यक्त करते हैं और इस तरह अज्ञात रहस्य खोजते खोजते हम ज्ञात तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो मतलब हम किसी समस्या को अगर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं और किसी एक ऐसी चीज को खोज रहे हैं जिससे हम नहीं जानते और बाद में उसे खोज लेते हैं, तो वह हमारी विश्लेषण विधि हो जाती है। विश्लेषण विधि बीज गणित की समस्याओं को हल करने, रेखा गणित की प्रमेय आदि को सिद्ध करने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो वही हमारी बीज गणित की एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी थी, उसको सिद्ध करने के लिए हमारी विश्लेषण विधि सही रहती है। जो हमारी त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में हम ज़्यादातर विश्लेषण विधि का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर लिखा रहता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस थीटा वाई इज इक्वल टू ये। अब हमें कह दिया जाता है सिद्ध कीजिए, तो हम साइन स्क्वायर एक्स को लेकर चलते हैं, फिर इसको लेकर चलते हैं और बाद में फिर इसे लेकर चलते हैं, लास्ट में आ जाता है 3 = 3। तो हम अगर ये 3 = 3 है तो मतलब हम कह सकते हैं कि ऊपर वाली इक्वेशन भी बराबर है। तो इस तरह से हम सिद्ध कर देते हैं। विश्लेषण विधि में बालक अपनी मानसिक शक्तियों जैसे तर्क, चिंतन आदि का प्रयोग करके समस्या के समाधान तक पहुंचता है। वह समस्या के हल में क्यों तथा कैसे जैसे तार्किक प्रश्नों की सहायता लेता है। तो ये हमारी विश्लेषण विधि के बारे में थोड़ी और बातें हमने लिख कह दी हैं। अब बात करते हैं विश्लेषण विधि में हम कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का पालन करते हैं। शिक्षण सूत्र हमने टेक्नोलॉजी के पेपर में पढ़ लिए थे। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? शिक्षण कराते टाइम हम या बच्चे किस तरफ की ओर जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो पहला शिक्षण सूत्र हो जाता है पूर्ण से अंश की ओर। पहले हम किसी चीज को पूर्ण देख रहे हैं और बाद में उसके अंशों को देख रहे हैं, यही तो करते हैं हम। पहले हमारे पास चीज पूरी होती है, फिर उसके टुकड़ों को विभाजित कर देते हैं। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पूर्ण से अंश की ओर जा रहे हैं, हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहे हैं। तो पहले हम नहीं जानते वो चीज कैसे काम करती है, बाद में पता चल जाता है कि अच्छा ये होता है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहे हैं, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जा रहे हैं, निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर जा रहे हैं। तो इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहले दो तो आप जरूरी लिखाना पेपर में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये बाद के दो आप लिखे या ना लिखे। अब विश्लेषण विधि के ये सोपान होते हैं। सबसे पहले बच्चों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है, उसके बाद बच्चे उस समस्या को समझते हैं। अच्छा ये क्या समस्या है, समस्या की अनुभूति होती है उन्हें। अच्छा ये समस्या है, हमें ऐसे ऐसे इसका ये समाधान करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे समस्या को खंडों में विभाजित करते हैं, उस समस्या को उसके टुकड़ों में तोड़ते हैं और प्रत्येक खंड का अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो ये हमारी विश्लेषण विधि के सोपान हो जाते हैं। अब एक उदाहरण देकर हम समझा सकते हैं पेपर वाले को। पेपर में आप उत्तर लिख रहे हैं तो एक उदाहरण देकर भी आप बता सकते हैं कि विश्लेषण विधि का हम गणित में इस प्रकार प्रयोग करेंगे। एक प्रश्न हो जाता है हमारा कि एक छात्र के गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी के अंकों का औसत तो ये है, मतलब गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के तो अंकों का औसत इतना है। इसके अलावा संस्कृत, हिंदी और सामाजिक के अंकों का औसत इतना है। तो बताओ कि टोटल 6 अंकों का जो 6 विषय हैं, टोटल 6 विषय हैं, उनका औसत क्या होगा। अब इसमें विश्लेषण विधि का प्रयोग हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इस समस्या को उसके खंडों में तोड़ेंगे। एक खंड तो इसका ये हो जाता है, दूसरा खंड हमारा ये हो जाता है। तो इन दोनों को लेकर अलग अलग चलेंगे, अलग अलग रिसर्च करेंगे और बाद में जाकर अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे। पहले हम इसे लेकर चलेंगे कि इसका औसत कितना है, अच्छा इतना है। फिर इसका औसत कितना है, अच्छा इतना है। टोटल करेंगे इनका, टोटल कर औसत कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो टोटल 6 अंकों का औसत हमारा ये आ जाएगा। इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और क्या क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। सभी अंक विषयों का औसत हम कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। विषयों के अंकों का योग कब ज्ञात हो सकता है? ऐसे ज्ञात हो सकता है। पहले 3 विषय जो है उनके अंकों का योग क्या है, बाद के 3 विषय जो है उनके अंकों का योग क्या है, और सभी विषयों के अंकों का योग क्या है, ये हो जाएगा। तो सभी विषयों का औसत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पहले हमने इसको लिया और इससे अंकों का योग ज्ञात किया, फिर बाद में इसको लिया, इससे अंकों का योग ज्ञात किया, बाद में इनको जोड़ लिया। तो अलग अलग हमने रिसर्च की, बाद में इनको एक कर अपना उत्तर प्राप्त कर लिया। अब विश्लेषण विधि का गुण की बात कर लेते हैं। यह सामूहिक कार्य को प्रोत्साहित करती है, मतलब बच्चे समूह में कार्य करते हैं इसमें। यह विधि छात्रों में चिंतन मनन करने की क्षमता का विकास करती है। बच्चे विश्लेषण कर रहे हैं, चीज़ों को उसके भागों में तोड़कर उन्हें समझ रहे हैं, तो चिंतन मनन तो कर ही रहे हैं वे। यह विधि छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करती है।
क्योंकि ये बच्चे सोच विचार करते हैं तो उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। यह विधि विद्यार्थियों को समस्या का हल ढूंढने के लिए स्वयं प्रोत्साहित करती है। यह विधि बच्चों को इस योग्य बनाती है कि बच्चे समस्या के हल के लिए शिक्षक पर ही निर्भर न रहे, वे खुद भी समस्या को उसके भागों में तोड़कर हल करने की कोशिश करें। माध्यमिक स्तर के लिए यह विधि श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। इस विधि में छात्रों को खोज करने का अवसर मिलता है। इस विधि को क्रियाशील विधि माना जाता है, क्योंकि बच्चे स्वयं कुछ कार्य करके सीखते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि बच्चे खुद कुछ कार्य करके सीख रहे हैं। इस विधि में छात्र हमेशा क्रियाशील रहते हैं। यह विधि छात्रों के तार्किक दृष्टिकोण का विकास करती है। तो ये कुछ इसके गुण हैं विश्लेषण विधि के। बाकी कुछ गुण आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुसार है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, बच्चों को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इस तरह के पॉइंट आप खुद भी लिख सकते हैं। विश्लेषण विधि के कुछ दोषों की बात कर लेते हैं, ये भी आ जाता है पेपर में। यह काफ़ी लंबी विधि मानी जाती है, क्योंकि बच्चे किसी चीज़ को तोड़ेंगे, अलग अलग भागों में रिसर्च करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। इस विधि के द्वारा समस्या को हल करने में परिश्रम भी अधिक लगता है। जब टाइम ज़्यादा लगता है तो मेहनत भी ज़्यादा लगती है। इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम को पूरा करने में देरी हो जाती है। यह छोटी कक्षाओं में अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वे किसी भी तथ्य पर इतना विश्लेषण नहीं कर पाते, वे आपस में बातें करने लगते हैं, टॉपिक से भटक जाते हैं। इस विधि द्वारा प्रश्नों को हल करने में अथवा समस्या के निष्कर्ष तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लग जाता है। इससे बालक में निरस्ता की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर बच्चों को समाधान नहीं मिल रहा है समस्या का, वे वही कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह अपनी कर रहे हैं, उस अलग अलग भागों में तोड़कर उन तथ्यों को समझ रहे हैं, लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा उन्हें, तो बोर हो जाते हैं बच्चे, बोरियत हो जाती है। वही बात आ जाती है जब आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, समीकरण को, और उसका उत्तर नहीं मिलता आपको, जब वो नहीं सोल्व होती तो आप मैथ के क्वेश्चन ही सोल्व करना बंद कर देते हैं, क्योंकि बोरिंग हो जाता है वह माहौल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संश्लेषण विधि की। तो संश्लेषण विधि, अब देखो संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, सिंथेसिस मेथड, चीज़ों को आपस में जोड़ना। विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु या समस्या को उसके भागों में तोड़ते हैं, और भागों में तोड़ने के बाद हम उन भागों को जब आपस में जोड़ते हैं तो उस जोड़ने वाली प्रक्रिया को हम संश्लेषण बोलते हैं। अगर हम किसी भी समस्या के अलग अलग भागों को आपस में जोड़कर देख रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम संश्लेषण बोलते हैं। जैसे हम बच्चों को ये जो फैन के भाग हैं, ये भाग पकड़ा देते हैं कि बताइए ये क्या है, इससे आप क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, अच्छा ये मोटर है, ये घूमती है, ये मैग्नेट है, ये कंडेंसर है, तो इनको आपस में जोड़ेंगे, इनके कार्य के अनुसार समझते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, बाद में फैन बन जाएगा। तो बच्चे इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, इन चीज़ों को आपस में जोड़ने से क्या बनता है, तो फैन बनता है। तो संश्लेषण क्या हुआ, तथ्यों को, चीज़ों को आपस में जोड़ना। किसी भी समस्या के टुकड़ों को जब हम आपस में जोड़कर देखते हैं क्या बनता है, इससे क्या निकलता है, उस प्रक्रिया को हम संश्लेषण विधि बोलते हैं। संश्लेषण विधि विश्लेषण की बिल्कुल उल्टी है। विश्लेषण में तो हम किसी समस्या को उसके टुकड़ों में तोड़ते हैं, और संश्लेषण में उन टुकड़ों को आपस में जोड़कर देखते हैं क्या आता है, क्या समस्या का समाधान आता है, क्या होता है। विश्लेषण में तोड़ते हैं, संश्लेषण में जोड़ते हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के बिल्कुल विपरीत है। विश्लेषण विधि में जहां हम किसी समस्या को खंडों में तोड़ते हैं, वहीं विश्लेषण के विपरीत संश्लेषण विधि में हम उन खंडों को आपस में पुनः एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना, किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ना। तो संश्लेषण विधि विश्लेषण के बिल्कुल विपरीत है। विश्लेषण में हम किसी समस्या को उसके खंडों में तोड़ते हैं, लेकिन संश्लेषण में उन खंडों को हम आपस में जोड़ते हैं। अर्थात इस विधि में छात्र किसी समस्या से संबंधित अलग अलग खंडों के निष्कर्षों को आपस में मिलाकर कोई नया परिणाम प्राप्त करते हैं, तथा समस्या का समाधान करते हैं। जैसे फूल के अलग अलग भागों को आपस में जोड़कर उनसे फूल बनाना, तो एक संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, संश्लेषण विधि हुई। अतः इस विधि में किसी समस्या का हल करने के लिए उस समस्या से संबंधित पूर्व ज्ञात सूचनाओं को एक साथ मिलाकर समस्या का हल करने का प्रयास किया जाता है। तो हमारे पास जो भी सूचना है उस समस्या के बारे में, उन सभी सूचनाओं को इकट्ठा करके हम समस्या का हल करते हैं, अलग अलग नहीं करते, टुकड़ों को जोड़ते हैं। इसमें छात्र ज्ञात या राशियों की मदद से अज्ञात की ओर चलते हैं, अर्थात विद्यार्थी अपनी प्रदत्त सामग्री आंकड़ों के आधार पर उस ओर बढ़ता है जो उसे सिद्ध करना है। इस विधि का प्रयोग प्राय ज्यामिति में किया जाता है। एक परिभाषा देख लेते हैं हम इसकी। प्रोफेसर यंग के अनुसार
संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है, किंतु विश्लेषण विधि से तिनका स्वयं ही घास से बाहर आ जाता है। तो इन्होंने एक कहा है विश्लेषण और संश्लेषण के बारे में, ये आप लिख सकते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। किसी छात्र द्वारा 2 या 3 नियमों में आपस में संबंध देखकर उन्हें आपस में मिलाकर कोई नया नियम बनाना ही संश्लेषण है। तो ये बातें हम संश्लेषण विधि में लिख सकते हैं। बाकी क्या है संश्लेषण? तथ्यों को आपस में जोड़ना। तो संश्लेषण विधि में निम्नलिखित शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। तो ये शिक्षण सूत्र हम संश्लेषण विधि में प्रयोग करते हैं। अंश से पूर्ण की ओर चलते हैं। हमारे पास पहले टुकड़े होते हैं, उन्हें आपस में मिलाकर बाद में हम उसे पूर्ण एक चीज बना लेते हैं। तो टुकड़े से पूरे आकृति की ओर चलते हैं, हम अंश से पूर्ण की ओर चलते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। जो चीजें हमारे पास ज्ञात हैं या हमें ज्ञात हैं, उनका प्रयोग कर हम किसी अज्ञात तथ्य को खोजते हैं। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते हैं, परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर चलते हैं। ये चीजें विश्लेषण की बिल्कुल उल्टी हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम। अगर हम किसी को क्वेश्चन देते हैं कि ए बराबर तो बी है और बी बराबर सी है, तब बच्चे क्या करेंगे? ए बराबर सी कर देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ए बराबर बी तो बी बराबर सी, तो ए बराबर क्या हुआ? सी हुआ। इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया और आपस में जोड़ने को ही हम संश्लेषण बोलते हैं। अब संश्लेषण विधि के गुणों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यह विधि विश्लेषण विधि से सरल है, आसान है। विश्लेषण में तथ्यों को अलग अलग रिसर्च करना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है। यह हल या निष्कर्ष निकालने में अधिक स्थान नहीं घेरती। इस विधि को सीखने तथा इस विधि के द्वारा समस्या के हल तक पहुंचने में काफी कम समय लगता है। संश्लेषण विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए काफी उपयोगी विधि है, क्योंकि इसमें बच्चों को ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ रही है। विश्लेषण विधि के पश्चात संश्लेषण विधि का उपयोग आवश्यक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करने का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है तथा विद्यार्थियों के लिए यह सुविधाजनक है। जो ज्ञात से अज्ञात है, यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अध्यापक के कार्य को इस विधि ने अत्यधिक सरल बना दिया है। यह छात्रों के सोचने समझने के कौशलों का विकास करने में सहायक होती है। तो ये हम गुण की बात कर लेते हैं इस विधि के। अब देखते हैं इस विधि के क्या क्या दोष होते हैं, क्या क्या सीमाएं होती हैं। संश्लेषण का कार्य विश्लेषण के बाद का होता है, इसलिए संश्लेषण का महत्व कम हो जाता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं नहीं ढूंढा हुआ होता, इसलिए वह स्थायी नहीं होता। क्योंकि इस विधि में बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को आपस में जोड़कर देख लेते हैं क्या बना है, तो ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, तो स्वयं किसी नए ज्ञान को भी नहीं ढूंढते, तो वह ज़्यादा स्थायी नहीं होता अगर विश्लेषण विधि के साथ तुलना की जाए इसकी। यह विधि केवल सिद्ध कर सकती है, बच्चों को कुछ समझा नहीं सकती। इस विधि से छात्रों की तर्क शक्ति का विकास नहीं हो सकता। यह एक नीरस व निर्जीव विधि है। इस विधि में प्रत्येक छात्र प्रत्येक बात को समझने के लिए अध्यापक पर निर्भर रहते हैं, तो खुद ज़्यादा रिसर्च बच्चे नहीं करते। ये संश्लेषण विधि के हमारे दोष हो जाते हैं। तो ये हमारी विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि हो जाती है। विश्लेषण विधि में हम किसी समस्या को उसके टुकड़ों में तोड़कर उस पर रिसर्च वगैरह करते हैं, लेकिन संश्लेषण विधि में हम किसी समस्या के टुकड़ों को आपस में जोड़कर देखते हैं और कुछ नया बनाते हैं, अपना समस्या का समाधान करते हैं। आई होप विश्लेषण व संश्लेषण को अब आप आसानी से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।